तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसा रहा आज का ये दिन, ये जरूर बताया कीजिए आप लोग, क्योंकि इससे आप लोगों को भी एक मौका मिलता है अपने बारे में सोचने का। वैसे तो मुझे पता है आप लोग अपने बारे में नहीं सोचते हो, पर लेकिन एक छोटी सी एक अपॉर्चुनिटी रहती है आप लोगों के सामने कि हाँ थोड़ा सा रुक के अपने बारे में सोचे कि हाँ यार आज का दिन कैसा रहा। तो इससे आप लोग आगे आने वाले दिन को फिर अच्छे से प्लान कर पाओगे। तो बेसिक यही पर्पज मेरा रहता है। तो जरूर लिखा करो, जैसे कई सारे ऑलरेडी ऐसे भी फैमिली मेंबर ये लिखते हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। इससे आप लोगों को अपने बारे में और ज्यादा सोचने का मौका मिलेगा। आने वाले टाइम में जब आप लोग अपने बारे में सोचोगे तो फिर उसको आप लोग इंप्रूव करते हुए भी नजर आओगे। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर लिखा करो। बाकी बड़ी ही प्यारी बात बोली यार बात। आप नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग जो हैं वो खुश दिखने का नाटक करते हैं, पर लेकिन अंदर से खुश नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग रियलिटी में खुश रहना चाहते हैं तो खुशी आप लोग के अंदर से आनी चाहिए। खुश दिखना नहीं, खुश होना भी जरूरी है। अगर आप लोग दूसरों के लिए जिंदगी जियोगे या फिर दूसरे की जिंदगी जीने की कोशिश करोगे तो कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे। अगर अपनी नेचुरलिटी में आप लोग रहोगे, जिस तरीके से आप लोग रहना पसंद करते हैं, नॉर्मली एक छोटी सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आप लोगों के मम्मी पापा या फिर दादा दादी को ले लीजिए। मम्मी पापा तो खैर आज की डेट में मतलब हमारी ही जनरेशन के साथ में मैच कर जाते हैं। दादा दादी का अगर उदाहरण लेकर चले हम, या फिर नाना नानी का, वो गांव में रहते हैं अगर स्टार्टिंग से ही, तो अगर आप लोग उनको शहर में लाकर रखने की कोशिश करोगे तो वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग खुशी के लिए थोड़े टाइम के लिए आप लोगों के साथ में वो रहने स्टार्ट कर दें, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग उनसे पूछोगे तो उनका मन जो है वो गांव में ही लगेगा। तो ये होती है एक रियलिटी में अगर बात करूं, उनका खुश उसी माहौल में जाकर भी खुश रहेंगे जिस माहौल में वो रहते हैं। हम हमारे साथ में थोड़ा हमारे लिए दिखावा कर सकते हैं कि आप खुश हैं, सही चीज चल रही है, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गांव में जाकर उनको तसल्ली मिलेगी। अपना बिल्कुल वही माहौल कि हाँ पेड़ के नीचे अपना चारपाई डली हुई है, वहां पे बैठे हुए अपना हुक्का वगैरह, या फिर जो गांव में कली नहीं होती जो औरतें पीती हैं वो रखी हुई है। तो वही सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो तभी जाकर इंसान जो है वो खुश रहेगा। और शहरों वाला इंसान जो है उसको गांव में जाकर थोड़ी बहुत खुशी मिल सकती है, पर रेगुलरली उसको वहां पर रहने को बोलो तो वहां पर इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि इतनी फैसिलिटी का आदि शहर में हो चुका होता है। तो रियलिटी में इंसान एक तरीके से अगर खुश रहना चाहता है तो अपने नेचर के साथ में बहना चाहिए। उसके अपोजिट में जाकर अगर वो बहने की कोशिश करेगा तो खुश नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब वो खुश नहीं रहेगा तो कोई भी काम वो करवा लो उससे, वो उसको अच्छे से नहीं करेगा। तो कोई भी काम अच्छे से करने के लिए खुश रहना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, जो भी काम करते हो दिल लगा के किया करो यार, उसको करने में 4 चांद लग जाएंगे। पर लेकिन अगर वही काम बेमाने मन से करोगे तो फिर वही जो है रिजल्ट अच्छा नहीं देकर जाएंगे। ठीक है, काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा। काफी कुछ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करूंगा इंपोर्टेंट डे के साथ में, और फिर इसके साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कई सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल है। एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है फोर्टिफाइड राइस के बारे में। क्या आप लोग को पता है फोर्टिफाइड राइस जो है वो कैसे बनाए जाते हैं? अगर पता है तो बताइए। जब तक मेरा नंबर आएगा पढ़ाने का तब तक आप लोग इसको बता सकते हैं, वरना फिर मैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये आर्टिकल। इसी के साथ में फिर हम लोग बात करेंगे कुछ सैटेलाइट्स के बारे में जो हमारी कंट्री में लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनमें बेसिकली रहेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना किसी चीज को, देखना। तो ऐसे सैटेलाइट के बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगा। और भी कई सारे तमाम आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बारे में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यमन के इशू के बारे में एक आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। आखिर कहां से स्टार्ट हुआ और अभी कहां पर जाकर ये रुक गया है, हुतई कम्युनिटी क्या है, और हर एक आर्टिकल के बाद में आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइंस एंड टेक के भी आर्टिकल आप लोग के रहेंगे और नॉर्मल भी आर्टिकल देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल अवार्ड के बारे में है, तो इंपोर्टेंट अवार्ड के बारे में जानेंगे, रिसेंटली अभी न्यूज में समझेंगे कैसे। एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में भी है जिसका नाम है अवसर। बड़ी ही प्यारी स्कीम लगी पर्सनली मुझे, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो आप लोगों को बताऊंगा भी इसके बारे में काफी डिटेल में इसी तरीके से। ठीक है, तो एक एक आर्टिकल जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो अच्छे से सुनोगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट डे के बारे में बातें करूंगा। ठीक है, अगर बात करें, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा जच्चा और बच्चा। मेरे मुंह से कई बार मैं जच्चा बच्चा बोलता हूं जब भी किसी प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात करता हूं। यानी कि जब प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर जच्चा और बच्चा, इनके माँ और बच्चे दोनों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोनों का सेफ रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तो नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो इसी के ऊपर फोकस देता है। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस फैलानी है कि क्या क्या फैसिलिटीज है सोसाइटी में, जो कि यहाँ पर आज के में ऐसी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है, ऐसी महिला जो कि बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। और खासकर वो भी उस टाइम पर जब कोविड-19 चल रहा था, बहुत सारे इश्यूज ऐसे देखने को मिले जो कि पहले लोगों ने नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे कम डॉक्टर की स्टाफ लोगों को नॉर्मल बीमारी में देखने को मिला। सब कोविड-19 के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि कोविड-19 ने इतनी अतकी उतार रखी थी देश के अंदर में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आए।
तो 11 अप्रैल जो है यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए किसी भी डे के बारे में बात करता हूं ना, तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा अवेयरनेस फैलाने के लिए। अवेयरनेस मतलब आप लोगों को जागरूक कराने के लिए, ताकि उस चीज के बारे में आप लोग जाग पाओ, तो आप लोग उसके बारे में अवेयर रह पाओगे। तो ऐसे ही ये डे है यहाँ पर, ये बात करता है बेसिकली लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मतलब वो महिला जो कि बच्चे को दूध पिलाती है। जैसे हम लोगों ने अपनी मम्मी का दूध पिया है बचपन में, बिल्कुल उसी तरीके से। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि क्या क्या प्रोग्राम जो है बेसिकली गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है, ताकि जो महिला होती है उनकी हेल्थ के बारे में हम लोग ध्यान रख सकें। अगर आप लोग मेरे साथ में लंबे समय से कनेक्ट है तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक बार आर्टिकल भी पढ़ाया था जो कि हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में आया था। उसमें ये बातें पढ़ाई थी कि आज की डेट में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जो महिला है, खासकर जो बच्चों को दूध पिलाने वाली बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं घटती जा रही है। माने एक तरह से बोतल वाला दूध पिला दो, पर लेकिन इसकी वजह से कैंसर के शिकार जो है वो महिलाओं के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। रीजन क्या है? ये माना जाता है कि अगर बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, काफी कम चांसेस होते हैं जब एक महिला जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं आज की डेट में जो बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो काफी तंदुरुस्त होता है अगर मिनिमम 6 महीने जो है वो अपनी माँ का गाढ़ा पीला दूध जो पिए। तो ये भी काफी जरूरी है, क्योंकि ये नेचर है यार, प्रकृति ने हम लोग को ऐसा ही बनाया है। पर लेकिन अगर हम लोग प्रकृति के खिलाफ जाकर कुछ काम कर रहे हैं तो फिर उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर जो थीम रखी गई है, थीम होता है कि इस साल किस एरिया में फोकस करने वाले, यानी कि हर साल कोई नया नया एरिया खोजते हैं, उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है। तो बात की जा रही है कि हम लोग को घर पर ही रहना है, रिमेन एट होम। बात करें कोविड-19 वायरस के टाइम पर, और प्रोटेक्ट करना है मदर को भी, और जो एक तरीके से इन्फेंट करना, एक जो इन्फेंट एक तरीके से उसको भी सेव करना है, कि नया नया जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी सेव करना है कोरोना वायरस से। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये कि महिलाओं को घर में ही उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, ताकि उनको कोई दिक्कतें न देखने को मिले। क्योंकि अगर जच्चा और बच्चा घर से बाहर निकल कर आएगी तो उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट डे है, खासकर अगर बात करें वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पर चीजें बोल सकते हैं, गाइडेंस के बारे में, यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें आ जाए तो उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर बातें रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप लोग जरूर याद रखा कीजिए, खासकर अगर कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाते हैं। जैसे बैंकिंग वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यूएसए यूपीएससी भी डे के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछती है, स्टेट पीसीएस में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और एक और छोटी सी बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा यार, जो भी एग्जाम होते हैं रिसेंटली, उनके क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर देखा करो। ठीक है, इससे आप लोगों को दो बातों का फायदा रहेगा। एक तो मैं आप लोगों को सही पढ़ा रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझको चेक कर पाओगे। ठीक है क्योंकि कई सारे बच्चों को लगता है डाउट कि सर इतना पढ़ लिया, इतना काफी है क्या। तो उससे आप लोग जब भी कोई पेपर उठाकर देखोगे जो रिसेंट का पेपर हुआ है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। मतलब आप लोगों को एक मौका मिलता है मुझे चेक करने का। मुझे क्या, आप लोग अपनी पढ़ाई को चेक कर पाओगे बेसिकली। मैं तो अपने आपको बेसिकली मजाक में बोल रहा हूं वैसे, पर हाँ आप लोगों को पता रहेगा कि हम लोग सही पढ़ रहे हैं फिर गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे आप लोग पेपर देखोगे कि जितना एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, उस एरिया में से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अगर आप लोग रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों को लग रहा है, पर लेकिन आप लोगों को आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि पढ़ता है, टॉपिक पढ़ाया मैंने आप लोगों को, पर आप लोगों ने उसका रिवीजन नहीं किया ढंग से। तो ये छोटी सी बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। अगर रियलिटी में सिलेक्शन लेना है तो इतनी बार बेसिकली रिवाइज कर डालो कि किताब खुद बोलने लगेगी, छोड़ दे भाई साहब, खून चूस के रख दिया तुमने तो मेरा। ठीक है, यानी कि उसको बिल्कुल एक तरीके चार्ट डालो किताबों को, जो बोलते हैं। टाइम ही मत दो और किसी चीजों के लिए अपने जो गोल पर इतना बेसिकली उन्हें डेडिकेशन के साथ में लगो। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये भी एक डे है, बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर मुझे लगा इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाना चाहिए। तो 12 अप्रैल को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया गया है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर ये डे जो है ये ऐड कर दिया गया है, ताकि कम से कम अवेयरनेस रहे कि हाँ ऐसा भी कोई डे है। तो ये जो है हर साल यहाँ पर ये बातें बताता है कि मैनकाइंड जो है किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं, इनके इंसान आज के डेट में किस तरीके के डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये जो डेवलपमेंट है ये कैसे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पर हम लोग पीसफुल पर्पज के लिए स्पेस को यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने रिसेंटली अभी यहाँ पर सुना होगा कि ऐसी मिसाइल डेवलप की जा रही है जो कि स्पेस में जाकर दूसरे के जो यहाँ पर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करेंगी। हम लोगों ने भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि डीआरडीओ और इसरो के द्वारा मिलकर वहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम आप लोगों को बताना है, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी छोटी सी। ठीक है, आप लोगों को अगर याद होगा, मैं देखता हूं किस किसी ने देख रखा है, बेसिकली किसको याद है बताइएगा। अगर जिसको किसी को नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे शेयर करेंगे, यहाँ पर आप लोग उसको जरूर देखेगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शर्माते नहीं है। ठीक है, पूछ लिया करते हैं अपने दोस्तों से, यारों से, एसएलवी फैमिली मेंबर से, ताकि एक दूसरे के साथ में सीख कर आगे बढ़ते रहो। ठीक है,
और दिन को मॉर्निंग में ही ढंग से स्टार्ट करो। अगर सही तरीके से मॉर्निंग में दिन को स्टार्ट करोगे तो दिन काफी अच्छा आप लोगों का चलेगा। पर लेकिन अगर आप लोग मॉर्निंग से दिन को ढंग से स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर यार चीजें ना वैसी ही चलती रहती हैं कि हाँ सुबह ही खराब हो गई, बस चल रहा है फिर वैसे ही। तो सुबह कम से कम शानदार आप लोगों की होनी चाहिए। जितनी शानदार आप लोगों की सुबह होगी उतना ही शानदार आप लोगों का आगे का दिन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अपनी अच्छी जो है मॉर्निंग में, अच्छा किस टाइम उठते हैं आप लोग? अगर आप लोगों से पूछूं आप लोगों का टाइम क्या चल रहा है आजकल उठने का? नॉर्मली जैसे कई सारे बच्चे हैं वो आज के डेट में भी 4 बजे ही उठ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 बजे उठते हैं, बहुत सारे 6 बजे, तो लगभग सब उठ ही जाते हैं। क्या ऐसा भी है कोई 6 बजे के बाद भी उठ रहा है? हाँ वही, ठीक है, बताइएगा जरूर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। फोर्टिफाइड राइस, ऐसा चावल जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा, पोषण की मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि आप लोगों के अंदर विटामिन प्रोटीन ज्यादा जाएंगे, ऐसे चावल के बारे में बात करूंगा। आप लोग बोलोगे यार ऐसा चावल तो सबको मिलना चाहिए, पर लेकिन ये चावल जो है आप लोग खेतों में नहीं उगा सकते हैं। इन चावल को एक्सपेरिमेंट करके बनाया जाता है। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। पर लेकिन क्यों बनाया जा रहा है, आखिर जरूरत क्या है? तो देखिए, अगर गरीब तबके के बारे में आप लोग सोसाइटी में बात करेंगे तो उनको नॉर्मल जो खाना मिलता है उनसे उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके चलते यहाँ पर एक फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये स्कीम लॉन्च की गई थी हमारे देश में, अभी इंप्लीमेंट की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव कर दिया गया यहाँ पर हमारी कंट्री में कि फोर्टिफाइड राइस जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। इससे क्या रहेगा, इससे रहेगा कि उनकी जो बेसिकली खाने पीने की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। देखिए, एक तो होता है भूख से पेट भरना, ठीक है, कि भूख है आप लोग पेट भर लिया खाना खा के कि भूख मिट गई। एक होता है रियलिटी में खाना खाना जो बॉडी में लगे और उसमें एक बार प्रॉपर पोषण भी है, आप लोग की बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। एक बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, तो बैलेंस डाइट की ओर बढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि खाना हमारे देश में इतना है कि कोई अगर चाहे अगर ढंग से लोगों तक पहुंचाए तो लोग भूखे नहीं सोएंगे। पर लेकिन खाना खा तो लिया, पर रियलिटी में क्या वो सारी चीजें पूरी हो पा रही है जो होनी चाहिए? तो उसी के चलते हमारी कंट्री में 2021 में स्वतंत्रता दिवस के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा काफी शानदार ये स्टेप उठाया गया, जो कि अप्रिशिएट करने लायक यानी कि बड़ाई करने लायक ये स्टेप था। इसमें क्या किया गया, बोला गया यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है मतलब, जिसमें पब्लिक यानी कि जनता को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटने के थ्रू, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कनेक्टिविटी के थ्रू ऑनलाइन के साथ में उनके मतलब एक तरीके से उनके खाते को, उनके राशन कार्ड को कनेक्ट करके उनके घर तक राशन को पहुंचाना। तो यहां पर बोला गया कि पीडीएस के थ्रू भी फोर्टिफाइड राइस पहुंचाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह थी कि मिड डे मील जो स्कूल में चलाया जाता है बच्चों के लिए, उनके लिए भी 2024 तक का फोर्टिफाइड राइस जो है वो प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे आखिर चावल में ऐसा क्या मिला दिया? पहले आप लोग ये समझिए कि फोर्टिफाइड राइस जो होता है उसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग, जो कि आप लोग यहां पर समझ पाएंगे कि व्हाट इज फोर्टिफाइड राइस। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताऊं तो आप लोग यहां पर समझ पाएंगे उस चीजों को अच्छे से। ठीक है, अभी यहां पर आप लोग देख पाते हैं बेसिकली, अगर ये वाला आप लोग प्रोसीजर देख पा रहे हो, होता क्या है, नॉर्मल जो चावल होता है उसको इस तरीके से एक जो बेसिकली मशीन होती है उस मशीन में उस चावल को भरा जाता है। नॉर्मल चावल को, उस चावल को जो होता है उसका आटा बना लिया जाता है पीस कर, यानी कि चावल को बिल्कुल पीस कर उसका महीन आटा बना लिया। फिर उसके अंदर पानी को मिक्स किया गया, जैसे आप लोग नॉर्मल रोटियां बनाते हैं उस तरीके का आटा बनाकर फिर उसको पानी के साथ मिक्स किया गया। फिर इसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड किए गए। ठीक है, और फिर यहाँ पर बेसिकली इसको एक तरीके से नहीं, फिर से इसको उसी पैटर्न में लगाकर उसको फिर क्या किया, इसको यहाँ पर प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू गुजारते हैं, यहाँ पर उसके रेस्पॉन्स चेक करते हैं, प्रॉपर पैरामीटर्स के चेक करते हैं, और फिर बाद में इसको चावल की ही शेप दे दी जाती है। यानी कि चावल को पीस कर आटा बनाकर उसके अंदर विटामिन मिलाकर फिर से चावल बना देना, ये है फोर्टिफाइड राइस बेसिकली। आप लोग बेसिकली एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि एक तरीके से नहीं, एक पर्टिकुलर चीज को मतलब चेंज करके फिर से उसी चीज में कन्वर्ट कर देना, पर अब की बार जो उसकी क्वांटिटी होगी वो एक, उसकी मात्रा जो होगी, जो एक उसके अंदर क्वालिटी होगी वो अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग बोलोगे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, तो वो आप लोग यहां से इस पिक्चर से समझ पाओगे। हमारे देश के अंदर में 69% डेथ जो होती है वो बच्चों की, वो आज के डेट में मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के शिकार बच्चों की होती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूनिसेफ बोल रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ये देखता है कि बच्चों की सेहत कैसी चल रही है, उसके बारे में ध्यान रखता है। तो लगभग मोटे मोटे तौर पर 70% हमारे देश में बच्चों की डेथ जो होती है वो कुपोषण की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करूं इंडिया के अंदर में, तो ये लगभग 1/3 वेस्टेड जो चिल्ड्रन है वो इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये वेस्टेड क्या होता है अभी बताऊंगा, वेस्टेड भी बताऊंगा और स्टंटेड भी बताऊंगा, जिसके साथ में आप लोग समझ पाओगे आखिर दिक्कत क्या देखने को मिलती है। इंडिया की जो रैंक है 117 कंट्री में से 102 है, यानी कि नीचे से टॉप कर दिया भाई साहब। हम लोगों को अपने कंधे पर बेसिकली शाबाशी देनी चाहिए कि हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं आज के डेट में भी, जबकि हम लोग अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक ये देखने को आप लोगों को मिली थी। 59% चिल्ड्रन है जो कि 0 से लेकर 59 मंथ तक अगर बात करें,
अगर बात करें 53% जो वुमेन है वो एनीमिक शिकार है। एनीमिक मतलब उनके अंदर खून की कमी है। आखिर ये सारी चीजें होती क्यों है? अगर आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर कोई पूछे, कोई एक इंसान है उसमें खून की कमी है, कुपोषण का शिकार बताया, उसकी किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, किसी की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, ये सारी चीजें क्यों देखने को मिलती है? तो इसका सीधा सीधा रीजन आप लोग बोल सकते हैं वो होता है कुपोषण। ठीक है, जैसे अगर बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर किसके बारे में, स्टंटेड के बारे में बात करूं, लो हाइट रह गई है भाई साहब एज के हिसाब से, यानी कि एज तो हो गई इंसान की ज्यादा पर लेकिन नाटा रह गया। क्यों? क्योंकि कुपोषण का शिकार हो गया बच्चा। तो मैक्सिमम बच्चे जो रहते हैं, अगर बात करें कुपोषण का जो शिकार होते हैं, उनकी हाइट कई बार कम रह जाती है। आप लोगों ने बेसिकली शाहरुख खान की मूवी देखी है बउवा, ठीक है, तो उसमें वो कुछ कुछ डायलॉग मारता है, ठीक है, कि तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से मेरी हाइट कम रह गई। तो वो एक अलग बात है, पर लेकिन नॉर्मली कुपोषण की वजह से जो है बच्चों की जो है वो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाइट जो है वो कम रह जाती है। वेस्टेड का मतलब क्या होता है? लो वेट रह गया हाइट के हिसाब से, यानी कि बहुत ही पतला सा इंसान हो गया है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है वो इतना पतला हो गया है कि हवा का झोंका आए तो उसको लेकर उड़ा के ले जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये भी कुपोषण का शिकार है, ये भी कुपोषण का शिकार है। अंडरवेट क्या रह गया भाई साहब? लो वेट रह गया एज के हिसाब से। एज तो बढ़ गई है पर लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है, तो यहां पर ये इंसान अंडरवेट रह गया। नॉर्मल कौन होगा? जिसकी एज के हिसाब से उसका वेट बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, वो इंसान जो है वो नॉर्मल नजर आएगा। तो यहां पर मैक्सिमम बच्चे हमारे देश में कोई वेस्टेड होगा, कोई स्टंटेड होगा, या फिर कोई अंडरवेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जो है ये फोर्टिफाइड राइस का प्रोग्राम चलाया गया ताकि बच्चों को यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा सके। अगर बात करूं आज के डेट में, आप लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ बेसिकली यहाँ पर डेटा आप लोगों के सामने, जो अंडर नरिशमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग देश के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, अगर चीजों को आप लोग समझोगे तो ये डेटा आप लोगों के सामने हंगर जोन को ध्यान में रखते हुए, रटना नहीं है, हालांकि डेटा पुराना है, बस एक आइडिया आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि आप लोग कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिले। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पर कुछ और डेटा मैं आप लोग को दिखाता हूं, जैसे नंबर ऑफ अंडर नरिशमेंट अगर बात करें यहाँ पर लोगों के बारे में, तो इंडिया के अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, फिर चाइना के अंदर, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। यानी कि हमारी कंडीशन जो है वो ऐसे देशों में है जिसकी आप लोग बेसिकली क्या ही बोले उनके बारे में, जहां पर कई बार लोग जो है वो भूखे नंगे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में अगर बात करो तो हम लोग कहां पर रखे हुए हैं, जैसे नाइजीरिया के साथ में, कोंगो के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, तो आप लोगों को यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो नजर आएगी। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है? जब बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया की कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। मेल न्यूट्रिशन के बारे में यानी कि कुपोषण के बारे में अगर बात करूं तो हमारी कंट्री की जो कुपोषण की जो एक तरीके से जो चीजें हैं वो अभी यहाँ पर 48 थी 2005-6 में, 2015-16 में 38 हो गई है, घटी है, पर लेकिन इतने साल में 10 साल में ओनली 10% घटी है, यानी कि हर साल 1% घटा रहे हैं। तो ये स्पीड जो है वो कम है, थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए थी। ये किस किस की चीज की बात की जा रही है? स्टंटेड की बात की जा रही है ऊपर वाली। ठीक है, अंडरवेट की बात की जा रही है सेकंड वाला, जिसमें 6% का यहाँ पर ओनली जो है डाउनफॉल हुआ है। और वेस्टेड के बारे में अगर बात करता हूं तो वेस्टेड ने तो भाई साहब कहानी खराब कर दी है। वेस्टेड में क्या हो गया? वेस्टेड में होता है बेसिकली यहाँ पर कि लो वेट रह गया हाइट के हिसाब से, तो वेस्टेड तो और बढ़ गई है हमारे देश में। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये तो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम लोग किस एरिया में काम कर रहे हैं। तो जरूरी है कि यहाँ पर इनके ऊपर फोकस दिया जाए कि जो बच्चे हैं उनको कैसे लेकर चलना है, उनकी दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, मदर के ऊपर भी फोकस यहाँ पर करना है, किस तरीके से यहाँ पर एज के हिसाब से क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इसके बारे में अगर बात करें तो चिल्ड्रन की जो एज है, मदर की अगर बात करें उसको क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो काउंट करनी होती हैं। आप लोग खुद सोचो, अगर एक वेल टू डू फैमिली से आप लोग आते हैं, यानी कि एक सही परिवार से अगर आप लोग आते हैं, तो क्या आप लोग के माता पिता जो है वो आप लोग को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं? पर लेकिन एक ऐसे परिवार के बारे में सोचो जिनको 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता है प्रॉपर में, उनकी हालत क्या देखने को मिलेगी। तो स्टंटिंग के बारे में बात करें, वेस्टिंग के बारे में बात करें, ये यहाँ पर ओवरवेट के बारे में बात करें, कई सारे बच्चे आप लोगों को ओवरवेट के शिकार नजर आएंगे। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा खतरनाक चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर बात करें मेल न्यूट्रिशन के बारे में तो ये अलग अलग मेल न्यूट्रिशन के ही शिकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे लोग, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कई बार ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है, इसमें ये कुछ डेटा है आप लोगों के सामने, अगर इनको यूज करना चाहे तो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कहानी है सारी कि क्या क्या चीजें हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 78% चिल्ड्रन और 75% जो है इन द डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को एनीमिक जो है यहाँ पर बेसिकली नजर आएंगे, जो कि सफर हो रहे हैं। ये अलग अलग टाइम का डेटा हालांकि आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी प्रोवाइड कराऊंगा। फोर्टिफाइड राइस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन फोर्टिफाइड राइस जो है ये डिफाइन कौन करता है? हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, जिसको बोलते हैं FSSAI। ठीक है, तो ये FSSAI क्या है? FSSAI, ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो
तो ये एक ऐसी बॉडी है जो ऑलरेडी इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि फूड की सेफ्टी के बारे में बात करेगी और ये फूड का खाने का स्टैंडर्ड बनाने वाली ऑथोरिटी है हमारे देश के अंदर में, जो कि कब बनाई गई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बनाई गई थी बेसिकली 2011 में। क्या 2011 में बनाई गई? तो एक ऐसी बॉडी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? जी हाँ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमारी कंट्री में एक कानून है जो कि 2006 का कानून है, उसके बेस पर इसको बनाई गई है। वो कानून कौन सा है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, जिसके बेस पर इसको बनाया गया हमारे देश के अंदर में। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे देश में खाने की क्वालिटी कैसी है, किस तरीके से हम लोग आज के दिन में चीजों को इंप्रूव कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देकर ये चलती है। क्या इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो बात की जा रही है यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस के बारे में, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई दी कि पहले उसको आटा बनाया जाएगा, फिर उसको पानी मिलाया जाएगा, फिर उसके अंदर न्यूट्रिशन मिलाया जाएगा, फिर उसको सिखाया जाएगा। तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। एक शब्द मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर, अगर कल को कोई पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ये तो बताया नहीं था यार, तो ऐसा नहीं करूंगा कुछ भी कि आप लोगों को पता ना हो। मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पता रहेगी, ठीक है। फोर्टिफाइड राइस ये बोला गया यहाँ पर कर्नल, इसका मतलब होता है दाने, ठीक है। तो फोर्टिफाइड राइस के दाने बनाए जाते हैं, चावल, एक चावल के दाने जो होते हैं आप लोगों को। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यहाँ पर पूरा ये काम देखता है, जिसके चलते यहाँ पर ये काम निकल कर आता है। और इनका साइज कैसे होता है वो भी डिसाइड किया गया कि लेंथ और जो ब्रेड्थ यहाँ पर होनी चाहिए 5 मिलीमीटर या फिर 2.2 मिलीमीटर इनकी लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए। तो ये बेसिकली गाइडलाइन के हिसाब से देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एक चावल हो गया वो एक नहीं, एक चावल हो गया बिल्कुल किसके जैसा, एक ककड़ी जैसा हो गया, और दूसरा चावल हो गया वो सरसों के दाने जैसा, तो ऐसा नहीं होना है। अगर यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस जो कर्नल है अगर इसको रखा जाए तो इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो एटलीस्ट 12 महीनों तक यहाँ पर रख सकते हैं। हालांकि कई जगह ये भी कहते हैं कि यहाँ पर अगर बात की जाए अगर फोर्टिफाइड राइस को, तो बोला है फोर्टिफाइड जो फैक्टर्स है यहाँ पर, ठीक है, डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 45 डेज। तो ये रहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसको यूज कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये, क्योंकि जो चीजें मिलाई जाती हैं वो एक अलग एक नहीं, जो नेचुरल चावल है उसको पीस कर फिर उसके अंदर आटा को मतलब उसके अंदर प्रोटीन वगैरह डाल के फिर वो बनाया जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो पड़ जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो होती हैं ये पैकेट की कैटेगरी में आती है कई बार मार्केट में, तो इनको जल्दी से जल्दी यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो एक मोटा माटी आइडिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, जिससे कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जब इतना पढ़ा दिया है आप लोगों को कि क्या क्या मैंने पढ़ा दिया, कि ये जो प्रोग्राम था यहाँ पर कहां से निकल कर आया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, क्या क्या फोर्टिफाइड राइस का पूरा प्रोसीजर होता है वो समझा दिया, हमारे देश में कौन कौन कुपोषण के शिकार हैं वो बता दिया, कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं, स्टंटेड, वेस्टेड और अंडरवेट के बारे में सारी बातें बता दी। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, इतना तो हक बनता है ना, चलिए क्वेश्चन बताइए अब, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन या फिर मिनिस्ट्री जो है वो डिफाइन करती है कि यहाँ पर आज के डेट में डेलिबरेटरी इंक्रीज करना है कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, अगर बात करें ताकि इंप्रूव किया जा सके न्यूट्रिशन जो क्वालिटी फूड होता है, ताकि हेल्थ जो है वो सुधारी जा सके, उसकी वजह से यहाँ पर फोकस देने की बात यहाँ पर कौन करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर बोला गया यहाँ पर कौन कि नीति आयोग बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फूड एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड जो यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मेन काम किसका होता है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। आंसर क्या है यहाँ पर ABCFD सही, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, तो सही आंसर यहाँ पर सी। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा है यहाँ पर कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर फोर्टिफिकेशन का काम देखती है, जिसके चलते यहाँ पर ये चावल जो है वो इस कैटेगरी में डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग यहाँ पर चुप रह जाओगे, तुरंत उसके मुंह पर जवाब फेंक कर मारोगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल यार यही पर्पज है आप लोगों को बेसिकली चीजें कवर कराने का, ठीक है। चलिए ये तो हम लोगों ने चावल की बातें बात करी, अब आप लोगों को एयरपोर्ट पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। एयरपोर्ट पर घूमने किसका मन है, चलिए अच्छे से अपना तैयार हो जाइए। एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। एक अवसर मैं आप लोगों को दूंगा एयरपोर्ट पर घूमने का, अवसर मतलब जी हाँ एक अवसर आप लोगों को दूंगा एयरपोर्ट पर घूमने का। अब ये अवसर कैसा होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे आगे चलकर जब आप लोग एयरपोर्ट पर पहुंचोगे, ठीक है। चलिए 2 मिनट में चलता हूँ, पहुंच गए एयरपोर्ट पे, हाँ सोचते ही पहुंच जाना है, इतना टाइम नहीं लगता है, टिकट विकट का कोई नहीं है, वैसा मन में पहुंच जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अवसर एक पर्टिकुलर स्कीम है जो कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये महिलाओं के बारे में, ठीक है, और थोड़ी सी एक ऐसी स्कीम होगी जिसको सुनकर इंसान सोच नहीं सकता है कि यहाँ पर इसका कोई रिलेशन भी होगा। नहीं कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो अपवाद माने जाते हैं। कोई बोलेगा अवसर की फुल फॉर्म क्या है, अगर आप लोगों से पूछने लगे, अगर आप लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाओगे। अगर आप लोगों को ये भी बता दें कि अवसर एक ऐसी स्कीम है जहां पर महिलाओं से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो बेचे जाते हैं, ठीक है, तो भी आप लोग ये नहीं बता पाओगे कि ये स्कीम किसकी होगी। तो यह एयरपोर्ट एज ए वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ द रीजन,
यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर कोई स्किल है, जिनके द्वारा कोई अपना प्रोडक्ट बनाया गया है, उनके प्रोडक्ट को एयरपोर्ट पर बेचने के लिए एक स्टॉल दिया जाएगा जहां पर उनके प्रोडक्ट लगाए जाएंगे, उनको पब्लिक में रखा जाएगा ताकि उनके प्रोडक्ट जो है वो आने जाने वाले लोग जो है उनको खरीद सके। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर एक हाई क्लास सोसाइटी जो हवाई जहाज में यात्रा करती है, उसको भी ग्राउंड लेवल पर रहने वाले लोगों के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना ताकि उनके प्रोडक्ट की पहुंच जो है यहां तक भी पहुंच सके। तो यहाँ नॉर्मली क्या होता है, जो एक ठीक फैमिली की सोसाइटी के जो लोग रहते हैं, अमीर खानदान के, जो आप लोग नॉर्मली देखा होगा मॉल से काफी सारे सामान आप लोग खरीदते हुए नजर आते हैं। नॉर्मली बेसिकली जैसे कि मंडे जैसे कई सारी मार्केट लगती है, संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ये मंगल बाजार, आप लोगों ने नॉर्मली उन लोगों को वहां पर नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो सामान है, यहाँ पर अगर उस लेवल पर पहुंच जाए यहाँ पर जो कि क्वालिटी वाला सामान है, तो ये बेसिक पर्पज यहाँ पर लाया गया, जो कि पर्सनली मुझे काफी पसंद आया। तो प्रोग्राम किसका है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी रहेंगे उनको यहाँ पर अवसर के तहत एक लोकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी एयरपोर्ट पर, ताकि वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर आकर बेच सके। तो है नहीं अच्छा अवसर। तो इसी अवसर के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था। और ये अवसर आया कहां से निकलकर, किसके दिमाग की उपज है यहाँ पर ये, तो ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके दिमाग की उपज है यहाँ पर ये, जिनके द्वारा यहाँ पर बोला गया महिला या फिर कोई कारीगर या फिर कोई क्राफ्टमैन जो है जिसके अंदर कोई ना कोई हुनर है, अपने हुनर को लेकर अगर कोई प्रोडक्ट वो बनाता है, तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड कराएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर यहाँ पर, ताकि उनके प्रोडक्ट को यहाँ पर दिखाया जा सके। दिखाना मतलब प्रदर्शनी लगाना, ताकि लोग जो है उनको देखें। आने जाने वाले लोगों वाले एयरपोर्ट पर आप लोग गए, 1 घंटे का टाइम बचा है, तो 1 घंटा और कुछ नहीं तो मगजमारी करके थोड़ा सा कहीं पर जाकर ऐसी चीज देख ले, कुछ नया देखने को मिल जाएगा अपने देश के बारे में। तो ये पूरा एक यहाँ पर पूरा प्रोग्राम है यहाँ पर। तो अफसर का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग अफसर में अफसर खोजकर अपने क्वेश्चन को अफसर लेकर निकल जाएंगे। तो एयरपोर्ट एज ए वेन्यू फॉर स्किल्ड जो आर्टिसन ऑफ द रीजन, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो एक इनिशिएटिव किसका है, याद रखिएगा, ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अफसर जो है वो किसका प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सोचने में लगेगा कि यार ऐसा कुछ थोड़ी ना होता होगा, ये पता नहीं क्या बात बोल दी है, अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। पर लेकिन अगर पढ़ा होगा तो आप लोग तुरंत समझाओगे कि हाँ भाई साहब ये है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर सोचा होगा तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि 100 से लेकर 200 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा हर एक एयरपोर्ट के अंदर पर आने वाले टाइम में सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि यहाँ पर उनको बेसिकली एक तरीके से जो बेसिक ड्यूरेशन भी यहाँ पर दी गई है वो बेसिकली 15 दिन की दी गई है, ठीक है। एलोकेशन जो रहेगा यहाँ आज किसी को दे दिया, परसों किसी को दे दिया, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट वहां पर रखे जा सके। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है, चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर, अमृतसर, ये ऑलरेडी ये एरिया है जहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर बेसिकली पफर्ड राइस हो गया, पैक्ड जो यहाँ पर पापड़ हो गया, अचार वगैरह हो गए, ठीक है। बैम्बो बेस्ड जो यहाँ पर लेडीज बैग, बोटल्स या फिर जो भी यहाँ पर लैंप सेट हो गया, यानी कि जो भी कारीगर जो भी कुछ बना सकता है और जो लगे यहाँ पर हमारे लोकल एरिया से निकल कर आया, तो लोकल फॉर लोकल और मेक इट ग्लोबल, तो ये रहता है। यानी कि लोकल के बारे में बातें करो और उसको ग्लोबल लेकर जाओ, तभी हमारी कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो मेक इन इंडिया के तहत हम लोग अच्छे लेवल पर उसको मार्केट में उतारेंगे और दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। तो मुझे तो यार दिल से अच्छी लगी ये स्कीम, बाकी आप लोग बताइए आप लोग कैसी लगी यहाँ पर। तो अवसर जो है यहाँ पर ये एक तरीका, एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर लोगों का इसके साथ में कनेक्ट करने का, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि लोकल मार्केट को हम लोग प्रमोट कर सकें। और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीका एक ऐसा याराना होता है, जैसे कि आप लोग कई सारे दोस्त मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ और फिर मिलकर किसी चीज के ऊपर काम करने की कोशिश करो, अपनी भी कंडीशन सुधारो, दूसरी की भी कंडीशन सुधारो। तो ये तरीका रहता है एक तरीके से। तो यहाँ पर जनरली सेल्फ हेल्प, ये सेल्फ गवर्नेंस होता है, अपने आप कंट्रोल किया जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीजें रहती हैं कि बाहर का ज्यादा इंटरफेयर नहीं, जो ग्रुप में लोग हैं उन्हीं को फायदा यहाँ पर पहुंचेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर इकोनॉमी को भी ध्यान में इसी तरीके से रखते हुए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि लोगों की जो जिंदगी है उसको सुधारा जा सके। तो इसके बारे में आप लोग ये क्या रहे हैं। अब जो ये काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, जिसको बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में ये एक ऐसी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में यहाँ पर बेसिकली इसका काम यहाँ पर ये होता है एक तरीके से कि कैसे आज के डेट में ये क्रिएट करना है, अपग्रेड करना है और मेंटेन करना है सिविल एविएशन का ढांचागत विकास हमारे देश में, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे डेवलप करना है। और इसके चलते यहाँ पर ये काम किसके अंदर करती है, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसके अंदर काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। यानी कि इसके अंदर आती है और ये इसके अंदर आता है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं पूरी साइकिल देखने को मिलेगी। ये जो बॉडी थी हमारी कंट्री में, ये 1995 में इसको बनाया गया था
और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है इसके आप लोग बताइए। और एक बॉडी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके चेयरपर्सन है, वो भी आप लोगों को बताना है कौन है। ठीक है, उनके चेयरपर्सन है आरटी। आरटी की फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ठीक है, रीट्वीट नहीं बोल रहा हूं, कभी ट्विटर वाले बोलने लगो रीट्वीट है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर आरटी का मतलब आप लोग बताइए। ठीक है, तो चलिए लास्ट का नाम तेवतिया है, पहला नाम आप लोग बता दो, देखता हूं कौन कौन सही बताता है। कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर फिर से वही गलती कर रहे हो जो पहली बार गलती की थी। पहली बार गलती क्या की थी, पहली बार भी मैंने आप लोगों को रीता तेवतिया ही बता दिया था। अब की बार ये क्यों फोकस दे रहा हूं, इसलिए फोकस दे रहा हूं क्योंकि देखिए जब यहाँ पर बात करते हैं ना पुरानी पर्सनैलिटी के बारे में, तो रीता तेवतिया जो है वो रिसेंटली अभी चेंज कर दी गई है। पर लेकिन जैसे ही आप लोग जाओगे यहाँ पर उसको सर्च करोगे विकीपीडिया के ऊपर जाकर, तो आप लोग बाहर से अगर खोलोगे वैसे विकीपीडिया को, तो रीता तेवतिया ही आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। पर लेकिन जैसे ही विकीपीडिया का जो बटन आता है उस पर आप लोग क्लिक करोगे और अंदर जाकर झांकोगे उसके अंदर में, तो पता चलेगा चेयरपर्सन जो है वो फिलहाल जो है वो चेंज हो चुके हैं। अब चेंज कौन हो चुके हैं और कौन बन गए हैं, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ठीक है, फोकस इसीलिए दिया गया क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने गलती से जैसे विकीपीडिया से बाहर से आ जाती है इन्फॉर्मेशन, वहां से उठा ली, अंदर चेक नहीं किया, फिर आप लोगों ने बोला सर ये तो गलत हो गया। तो मैंने बोला भाई साहब हमारी गलती है, हम अपनी एक्सेप्ट करते हैं गलती, हम इसको जरूर सुधारेंगे। तो हमने इसको सुधार लिया। ठीक है, तो आंसर बताइएगा। ओके, वैसे एक छोटी सी पिक्चर यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो भी डाल दिए गए हैं। कई सारे लेवल पर ये काम करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की हेल्प करनी है, झगड़ा भी उनका मिटवाना है, उनको लोन भी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, इमरजेंसी में उनकी कोई रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हुए नजर आते हैं। और खासकर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने में भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड वो एक तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होगी। ये जो न्यूज है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी जीएस पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बात करूंगा बेसिकली मैं एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में जिसका नाम है यमन। तो अपनी कंट्री यहाँ पर है, अपनी कंट्री कंपेयर में देखेगा यमन कहां पर है, तो यहां पर आप लोगों को यमन देखने को मिलेगा। यमन को कौन कौन सा देश टच करता है, ऊपर आप लोगों को सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा और नीचे आप लोगों को ओमन देखने को मिलेगा। एक साइड में सऊदी अरेबिया और एक साइड में ओमन हो गया। पर लेकिन कोई एक साइड में आप लोगों को यहाँ पर पानी भी यमन के नजर आएगा। तो पानी जब आप लोग देखेंगे तो एक साइड में यहाँ पर आप लोग देखिए इधर रेड सी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इधर आप लोग को गल्फ ऑफ एदन देखने को मिलेगा। तो यमन जो है यहाँ पर ये इसकी कैपिटल है सना। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि यहाँ पर अभी आर्टिकल में न्यूज यूज होगी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। स्कोट्रा आइलैंड, इसके बारे में भी कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा क्योंकि ये भी यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज में है। और ये हो गया अरेबियन सी वाला रीजन। तो ऊपर हो गया सऊदी अरेबिया, ये बार बार न्यूज में आएगा, और ये है ओमन इधर, और बाकी का ये पर्टिकुलर एरिया है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। एक और लोकेशन बताता हूं जिसके बारे में जिक्र होगा बेसिकली इसके अंदर में, वो है बैब अल महदेव। ठीक है, तो बैब अल महदेव क्या है यहाँ पर, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक ऐसा स्टेट है जो कि यहाँ पर जो रेड सी को यहाँ पर किसके साथ में, गल्फ ऑफ एदन के साथ में कनेक्ट करता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज आप लोगों को देखने को मिलता है ईरान वाली साइड में, काफी इंपोर्टेंट है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर बात करें यहाँ पर काफी सारा व्यापार यहाँ से होता हुआ जाता है। खासकर जब आप लोग बात करेंगे ऊपर आप लोगों को सुएज कैनाल देखने को मिलेगी, ये जो यहाँ पर रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्ट करती है। तो सुएज कैनाल, तो ये काफी इंपोर्टेंट कैनाल है। इवन आप लोगों ने जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी हिस्ट्री की उठाकर, या फिर इकोनॉमी की भी एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है, जिसकी कंप्लीट एनसीईआरटी मैंने आप लोग कवर कराई थी इकोनॉमी की 11th की, 12th की बची हुई है, उसको जब भी टाइम मिलेगा आगे कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो इकोनॉमी की 11th की कंप्लीट करा चुका हूं। उसके अंदर चैप्टर के अंदर यहाँ पर बकायदा इसको मेंशन किया गया सुएज कैनाल को। तो सुएज कैनाल से अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो ये मत बोलना क्वेश्चन क्यों आ गया, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखी है। तो सुएज कैनाल जब यहाँ पर खोली गई तो काफी ज्यादा हमारी कंट्री में अंग्रेजों का व्यापार बढ़ गया, क्योंकि पहले जो अंग्रेज घूम कर आया करते थे वो उनका घूमने का रास्ता जो था वो बेसिकली कम हो गया। यानी कि पहले अंग्रेज जो थे वो हमारे देश में अगर व्यापार करने आते थे तो यहां से होते हुए वो यहां से होते हुए ऐसे आया करते थे, बेसिकली अफ्रीका से होते हुए। पर लेकिन जैसे यहाँ पर ये खुल गई तो फिर यहाँ पर ये यहाँ से होते हुए मेडिटेरेनियन से होते हुए और यहाँ से इस तरीके से अपने देश के अंदर आने लगे। तो रास्ता जो था वो काफी आसान यहाँ पर पड़ गया। तो इसलिए यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो मैंने मैप के बारे में बता दिया, अब मुद्दा समझ लेते हैं आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। मुद्दा जो आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर ये एक ऐसी स्लाइड है जो कि पूरी टाइमलाइन यहाँ पर बताती है, जिसको आप लोग काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात की जा रही है 2011 की, जो यमन वॉर अभी चल रही है इसकी कहीं ना कहीं तो जड़ है, और वो जड़ है 2011 में। 2011 में क्या हुआ, अरब स्प्रिंग हुई। अरब स्प्रिंग का मतलब
लोग जो थे वो यहाँ पर जो भी राजा रजवाड़े थे उनकी जो बेसिकली रूल करने के तरीके थे उससे त्राहिमाम आकर लोगों ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, दंगे फसाद करने स्टार्ट किए। इवन यहाँ पर टुनीशिया के अंदर तो ऐसी इंसिडेंट देखने को मिला कि एक इंसान ने अपने आप को आग लगा ली, तो उसने जैसे ही आग लगाई तो एक तरीके से वो आग इतनी बड़ी दहक गई कि पूरा जो अरब वर्ल्ड है यहाँ पर वो बेसिकली उस आग में दहक गया। और पूरे अरब वर्ल्ड में यहाँ पर यानी कि जो भी ये कंट्री है सारी, खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, और खासकर ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर जो कि यमन वगैरह वाला रीजन हो गया, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सब जगह दिक्कतें देखने को मिली। यानी कि ऐसा हुआ कि सबको पता था कि यहाँ पर जो राजा रूल कर रहे हैं वो उस तरीके से कर रहे हैं कि बेसिकली जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और जनता जो है वो त्राहिमाम में है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले, जिसके बाद में ये लगा कि अब चेंज करना है यार, इस जनता के साथ में हम, मतलब इस राजा रजवाड़ों के साथ में हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली एक यहाँ पर जो लीडर थे उनका नाम था सलेह, तो उनके द्वारा स्टेप डाउन किया गया और हादी यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए यमन के। तो फिर भी यहाँ पर चीजें जो है वो पैटर्न में नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लीडर बन के आता है, और वो भी उस टाइम पर जब ऑलरेडी देश के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती है, तो वहां पर फिर तालिबान वाला काम होता है। तालिबान बेसिकली क्या था, अभी अफगानिस्तान के अंदर में एक साइड में गवर्नमेंट चल रही थी पर गवर्नमेंट को मान ही नहीं रहा था, और वहां पर तालिबान जो है पैरेलल में अपनी गवर्नमेंट चला रहा था। ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर हुती कम्युनिटी, तो हुती कम्युनिटी यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहता है, पर लेकिन दिक्कत यहीं पर निकल कर आ जाती है। जो हुती कम्युनिटी है वो जो है वो चाहती है यहाँ पर अपनी पावर जो है उसको कैप्चर कर ले, और यमन की जो कैपिटल है बेसिकली उसको अपने कंट्रोल में रखा जाए, और पावर जो है वो हुती कम्युनिटी के कंट्रोल में रहे, और जो लीडर है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। रीजन क्या था, रीजन यहाँ पर ये था कि जब इंसान प्रोटेस्ट करे और एक तरीके से गवर्नमेंट झुक जाए, तो फिर प्रोटेस्ट करने वाले को लगने लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर हैं। पर ये जो हुती कम्युनिटी है ये यहाँ पर अगर इसके यमन के अंदर आ जाती है तो फिर मिर्ची लगनी स्टार्ट हो जाती है किसको, सऊदी अरेबिया को, और यहाँ पर बेसिकली यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। इनको क्यों मिर्ची लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो हुती कम्युनिटी है ये हुती कम्युनिटी सपोर्ट पाती है ईरान से। यानी कि ईरान, अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो यहाँ पर ईरान है, तो ईरान की और सऊदी अरेबिया की बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईरान जो है वो शिया कंट्री है और सऊदी अरेबिया जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो कल को चलकर अगर ईरान की सपोर्ट वाली गवर्नमेंट यहाँ पर यमन के अंदर बन जाती है, या कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि पावर इतनी रखता है कि यहाँ पर कंट्रोल कर ले यमन के अंदर में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का कितना बड़ा बॉर्डर टच करता है यहाँ पर। तो सऊदी अरेबिया को सदमा लगने लगेगा कि कल को अगर ईरान चाहेगा अपनी हुती कम्युनिटी को बोलकर हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरनल बेसिकली स्टेबिलिटी को हनन कर सकता है। तो इसके चलते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जो सऊदी अरेबिया है वो चाहते हैं कि यहाँ पर यमन को अपने कंट्रोल में रखा जाए। इसीलिए जो यहाँ पर लीडर हुआ करते थे यहाँ पर वो हमेशा इनके तोते हुआ करते थे, यानी कि इनके हिसाब से यहाँ पर काम किया करते थे। तो ये कंडीशन जब तक आराम से चल रही थी तब तक चलती रही, पर जैसे ही हुती कम्युनिटी ने यहाँ पर अपने हाथ में पावर लेना स्टार्ट की तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लगा कि अब गड़बड़ होने वाली है। तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और इतने सारे अटैक किए, इतने सारे का मतलब इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर यहाँ पर बम्बार्डमेंट की। आप लोग एक बार को सुनकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा 25,000 के करीब स्ट्राइक की गई है, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, और हुती कम्युनिटी भी चुप रहने वाला नहीं था। यहाँ पर हुती कम्युनिटी के द्वारा भी लगभग 4,000 के करीब यहाँ पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए, तो बहुत सारे लोगों की इसके बीच में जान भी गई। ये जो लड़ाई थी ये काफी लंबे समय तक चलती रही इसी पैटर्न में। तो आगे चलकर यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली जो सऊदी अरेबिया ये हरकतें कर रहा था और बोला था कि वो हुती कम्युनिटी को अपने कंट्रोल में ले लेगा और सारी चीजें अपने हिसाब से चला लेगा, वो लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ चलता रहेगा, और लग ऐसा रहा था कि ये वॉर जो है वो इसी तरीके से काफी लंबी यहाँ पर खींचने वाली है। और जैसे जैसे ये वॉर खींच रही थी वैसे वैसे वहां पर लोगों की जान जा रही थी। लोगों की जान क्यों जा रही थी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ ऐसी चीजें होती रहे तो वहां पर किस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलेगी। यह माना गया कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर में जहां पर ये बम्बार्डमेंट दोनों हुती कम्युनिटी और सऊदी अरेबिया की जो फोर्स थी उनके बीच में चल रहे थे, 3.5 लाख के करीब जो लोग हैं यहाँ पर, 3.5 लाख के करीब जो लोग हैं यहाँ पर अगर बात करें वो यहाँ पर मर गए बम्बार्डमेंट की वजह से। नहीं, इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को जानने को मिलेगी, इंटरेस्टिंग क्या, हैरान करने वाली है कि वो जो लोग हैं यहाँ पर वो खाने की वजह से उनको फूड नहीं मिला, वो लोग जो है यहाँ पर पानी की वजह से उनको क्लीन पानी नहीं मिला पीने का, वो लोग जो है उनको हेल्थ की सर्विस नहीं मिली, तो उसकी वजह से लगभग 3.5 लाख के करीब लोगों की जान चली गई। आप लोग समझ रहे हैं जिस देश में आप लोग रह रहे हैं आज के डेट में, भाई साहब बहुत ही शांति प्रिय एक एरिया में आप लोग रहते हैं, जहां पर आप लोग जरा सी देर में अपने हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं किसी को उठाकर। सोचो यहाँ पर भूख की वजह से यहाँ पर लोगों की जान चली गई, ठीक है। तो काफी बड़ी यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। तो ये एक काफी दर्दनाक घटना थी जो कि यहाँ पर अरब स्क्रीन से चलकर यहाँ पर ये इस मुकाम पर आकर पहुंच गई, और यहाँ पर इनके ऊपर किसी के द्वारा फोकस भी नहीं दिया गया। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है वो यहाँ पर बस इसी एक मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, और यहाँ पर यूएई नहीं, अकेला मुद्दा नहीं है।
यहाँ पर एक डोमिनेशन भी चाहते हैं, वो यहाँ पर बेसिकली रेड सी वाले एरिया में यहाँ पर ये चाहते हैं कल को अगर यहाँ पर हुतेई कम्युनिटी आ जाती है तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो रेड सी का जो काफी बड़ा एक रीजन है जहां से व्यापार होता है काफी लार्ज स्केल पर, लगभग 10% या फिर इससे ज्यादा के करीब आप लोगों को व्यापार देखने को मिलेगा इसी पर्टिकुलर रीजन से यहां से होता है। तो अगर कल को यहां पर हुतेई कम्युनिटी आकर बैठ जाती है तो ईरान का कंट्रोल यहां पर आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। सऊदी अरेबिया और यूएई यहां पर ये बिल्कुल नहीं चाहता है। इसी के साथ में जो स्कोटर आइलैंड है ये यहां पर चाहते हैं इसके ऊपर भी कंट्रोल अपना किया जाए ताकि यहां पर चीजें अपने हिसाब से चलती रहे। ये इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर चाहते हैं अपनी जो बेसिकली पाइपलाइन वगैरह भी यहां पर बिछाना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। और एक काफी इंपोर्टेंट रीजन है जो काफी न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार, ये है मारीब रीजन। मारीब रीजन यहाँ पर ये काफी ज्यादा एक रिसोर्स युक्त रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कई सारे यहाँ पर जो खनिज लवण आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो कि सना कैपिटल से थोड़ा सा साइड में आप लोगों को नजर आएगा। तो ये रीजन पर अगर कल को बेसिकली यहाँ पर जो हुती कम्युनिटी अगर कंट्रोल कर लेती है तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर में जब तालिबान आया तो उसने अफीम की खेती पर अपना कब्जा कर लिया, तो फिर उससे क्या हुआ, कम से कम उसको कुछ तो पैसा वहां से मिलने लगा अफीम का व्यापार करके। तो कल को चलकर अगर ये रीजन जो है हुतेई कम्युनिटी अपने प्रॉपर कंट्रोल में रखती है और यहाँ पर इसके पास में पैसा आने लगेगा यहाँ से रिसोर्सेज निकाल कर बेचकर, तो सऊदी अरेबिया ये कतई नहीं चाहता है कि यहाँ पर ये चीजें जो है वो इस तरीके से आगे बढ़े। और हुतेई कम्युनिटी जो है वो भी अपना यहाँ पर उनका भी इंटरेस्ट यही है। सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि पूरे जो यमन को अपने कंट्रोल में रखा जाए, नॉर्थ यमन हो चाहे ईस्ट वेस्ट साउथ यमन पूरा, और इसी के साथ में जो स्कोटर आइलैंड है उसको भी चाहते हैं ये अपने कंट्रोल में रहे। तो सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट है वो आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा और हुतेई कम्युनिटी का इंटरेस्ट आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। बेसिकली अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है दोनों कम्युनिटी के द्वारा, इस तरीके से यहाँ पर ये मुद्दे निकल कर आते हैं। तो ये तब से अभी यहाँ पर लंबे समय से बम्बार्डमेंट चल रही थी, तो उसी का अभी ये मुद्दा जो आप लोगों को देखने को मिला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जो यहाँ पर अभी एक ड्रोन अटैक किया गया और उसमें 2 इंडियन की भी जान गई। तो यहाँ पर ये हुतेई कम्युनिटी के द्वारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई कि हमने ये अटैक किया था, क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे समय से ये वॉर जो है वो चली हुई आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो आगे आने वाले टाइम में ये भी एक काफी बड़ा एक युद्ध का रीजन यहाँ पर आप लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं यहाँ पर, जो कि काफी बुरी एक कंडीशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है जब इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी ये पूरा मुद्दा है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया। तो इसके चलते काफी सारे लोग जो है भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, काफी सारे इश्यूज आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया और यूएई क्या चाहते हैं यहाँ पर, यमन के अंदर कौन पावर चाहता है, ईरान को लेकर यहाँ पर क्यों टेंशन में, तो एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करा दिया। पॉइंट के साथ में जो मैंने मैप्स आप लोगों को दिखाया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये महरीब रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसकी कैपिटल होगी, यहाँ पर ये सना, ये इधर रेड सी हो गया, ये एरिया आप लोग जरूर याद रखेगा, ये स्कोटर आइलैंड हो गया, यहाँ पर जिबूती आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन किसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर बब अल महदेब यहाँ पर क्यों न्यूज में, अगर यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है तो काफी सारा व्यापार अपने हिसाब से यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, आगे जब भी टाइम मिलेगा उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, इतनी कहानी सुनने के बाद में आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि यमन के अंदर दिक्कतें क्या क्या देखने को मिल रही हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है 2015 से स्टार्ट हुई थी और 2022 में मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर कुछ अच्छी बातें ये हुई हैं कि जो यमन के अंदर जो है शांति लाने की बात यहाँ पर की जा रही है और 6 साल में यहाँ पर पहली बार सीज फायर हुआ है। सीज फायर मतलब अब यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही है, उसमें बैठकर बातें की जाएंगी। तो उसके चलते यहाँ पर मतलब बातें की गई हैं और एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पर यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि शांति बनाकर यहाँ पर रखी जा सके। तो ये जो शांति है यहाँ पर, इसमें हुतेई कम्युनिटी यहाँ पर क्या बोल रही है, जो कि ईरान के द्वारा सपोर्ट की जाती है, वो ये बोल रही है कि ये जो शांति है ये सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर यहाँ पर होस्ट किया गया, जबकि सऊदी अरेबिया की एक पार्टी था यहाँ पर। तो ये गलत बात है, एक किसी न्यूट्रल कंट्री में यहाँ पर ये होना चाहिए था। बल्कि जबकि हुतेई के जो नेता हैं वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई नहीं यहाँ पर जो भी बात हुई है, पर लेकिन जो भी यहाँ पर नेगोशिएशन के लिए बातें रखी गई हैं वो बिल्कुल सही है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। तो ये एक तरीके से इसका स्वागत कर रहे हैं हुतेई कम्युनिटी भी। तो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस साहब, उनको कैसा लगा, उनको भी काफी मजा आया, उनको भी लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है काफी दिनों बाद। पिछले 6-7 सालों से जो है लोग फालतू में मर रहे हैं, कुछ भूख का शिकार है तो कोई यहाँ पर लड़ाई की वजह से मर रहे हैं और मैक्सिमम तो यहाँ पर सप्लाई न जाने की वजह से भूख का शिकार हो रहे थे। तो उसमें भी एक सोल्यूशन देखने को मिला कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी के साथ में इंडिया जो है वो भी यहाँ पर चेहरा एक वो भी यहाँ पर एक तरीके चाह रहा था कि यहाँ पर ये सारी चीज देखने को मिले, तो उसके द्वारा भी यहाँ पर एक पॉजिटिव बातें यहाँ पर रखी गई। तो यानी कि एक तरीके से हमारे द्वारा तो यहाँ पर एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, अगर इसके बारे में आप लोगों को पता ना हो याद रखिएगा, ऑपरेशन राहत हमारे द्वारा यहाँ पर चलाया गया था 2015 में, जब हमारी फोर्सेस के द्वारा यहाँ से अपने लोगों को निकाला गया था। अपने क्या कई सारी और भी कंट्री के लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था।
बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने कोच्चि पहुंचाया था और बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर मुंबई पहुंचाया था। तो उस टाइम पर यहाँ पर ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली थी। तो इस तरीके से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी कितना काम यहाँ पर किया था। ठीक है, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ऑपरेशन राहत जो है वो यहाँ पर हमारे देश में इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था अपने सिटीजन को कौन से देश से निकालने के लिए, जब बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो ये पूरा मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया, कोई सोचने वाली बातें नहीं है यहाँ पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर यमन से। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं, यमन को कौन कौन सी कंट्री के जो है वो बॉर्डर टच करते हैं? 2 कंट्री के नाम कम से कम आप लोगों को बताने चलिए 2 कंट्री के नाम क्या, मतलब हाँ ठीक है मतलब कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। एक तो आप लोगों को पता ही है, जिसने यमन की आंखों में आंसू ला रखे हैं, सऊदी अरेबिया हो गया। दूसरा कंट्री कौन सा है, अब वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर कर सकते हैं। ये बात की जा रही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में, जिसको ईओएस बोला गया है। और ईओएस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये सैटेलाइट जो कि लॉन्च किया जा रहा है सेकंड क्वार्टर में 2022 में, यानी कि मोटे मोटे तौर पर याद रखिएगा कि 2022 में हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। ईओएस जो है जो यहाँ पर यूएस जो है वो 2, ये काफी अच्छा एक एरिया होगा हमारी कंट्री का, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इसी के साथ में और भी जो मिनिएचर्स हैं। ठीक है, जैसे कि मिनिएचर जो एक तरीके से बात करें, जो मिनिएचर्स, जो पावर जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, इसी की इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसी के साथ में आप लोग बेसिकली रिएक्शन व्हील्स, मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा है कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो कि पृथ्वी के ऊपर क्या क्या हरकतें चल रही हैं उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है, जिससे कि कल को चलकर हम लोग बहुत सारी चीजों के सोल्यूशन निकाल सके। कई बार यहाँ पर किसके बारे में, हमारी खेती बाड़ी कैसी हो रही है, कितने फॉरेस्ट कट गए, कितने बचे हुए हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो वो सब मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अब जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर यहाँ पर ये काम करने वाला है। ये पुराना नाम इसका ये नहीं है, पुराना नाम इसको यहाँ पर बेसिकली माइक्रोसैट 2A के नाम से इसको जानते थे। अब यहाँ पर नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये अर्थ को ऑब्जर्व करता है। और जो भी सैटेलाइट होते हैं वो शांति स्वभाव में किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा यहाँ पर ये सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो ये एक तरीका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, माइक्रोसैट टीडी जो है यहाँ पर इसके बेस्ड है यहाँ पर ये। ठीक है, जो यहाँ पर यूएसएन के जो यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है बेस्ड ऑन यहाँ पर माइक्रोसैट टीडी। ठीक है, अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, कुछ बेसिक चीजें, ज्यादा टेक्निकलिटी में आप लोगों को वैसे नहीं घुसना है, पर हाँ ये याद रखिएगा कि हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजों की पिक्चर्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये अकेला सैटेलाइट इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन 0.1, 0.2, अर्थ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इनके काम को अगर देखोगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करें, दूसरे वाले के बारे में मैंने सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई दी। अभी यहाँ पर जो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करता एक तरीके से इन जियो स्टेशनरी। ठीक है, ये इसी के साथ में यहाँ पर ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी के कंपेयर में जब बात करेंगे तो ये स्टैटिक दिखाई देगा, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करेगा। समझाने के तौर पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के साथ साथ में ये भी घूम रहा है। यहाँ पर एक कील लगा दी और यहाँ पर गेंद की तरह इसको चिपका दिया, तो ये पृथ्वी के कंपेयर में यहाँ पर आप लोगों को स्टैटिक देखने को मिलेगा, उसी स्पीड से ये भी आप लोगों को घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग जो यहाँ पर सैटेलाइट होता है, यहाँ पर ये बेसिकली डिजाइन किया जाता है एक तरीके से अर्थ के ऊपर ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर ये बातें बताता है। कई बार कई सारी चीजों के लिए यूज किया है, पर लेकिन मिलिट्री के पर्पज से यूज नहीं करते हैं, जनता के पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि जनता को इसका फायदा देखने को मिले। अर्थ की इमेजेस वगैरह आप लोगों को मिलती रहती है यहाँ पर, और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर यूएस जो है यहाँ पर वो मे परफॉर्म रिमोट सेंसिंग विदाउट द फॉर्मिंग पिक्चर, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ पर पिक्चर ही ला कर देगा, ये जीएनएसएस का भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोग ये बोलेंगे कि यार ये जीएनएसएस क्या आ गया, इसको बोलते हैं ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो कि आप लोगों को नेविगेशन में हेल्प करता था, खासकर करता था, ये करता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोग जा रहे हैं तो पोजीशन क्या है, नेविगेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, आप लोगों ने कि लाइव देख ले कहां तक पहुंच गई आप लोग की डिलीवरी। अगर ऑनलाइन आप लोग अमेजन से, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं कई बार, तो उसके बारे में आप लोग कई बार चीजों को ट्रेस करते रहते हैं, तो वो यही इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साइंस एंड टेक में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एग्जाम में पूछ लेके आ जाते हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप लोग इससे यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया,
IRNSS के बारे में, जिसको बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो बोला गया IRNSS जो है 3 सैटेलाइट है इसमें जियो स्टेशनरी और 4 सैटेलाइट है यहाँ पर जियो सिंक्रोनस। IRNSS जो है यहाँ पर ये एक तरीके से एंटायर इंडिया को कवर करता है, लगभग 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बाउंड्री। तीसरा क्या बोला गया यहाँ पर, तीसरा बोला गया यहाँ पर कि इट विल हैव इट्स ओन, इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद अ फुल ग्लोबल ये कवरेज बाय द मिड ऑफ 2019। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें, देखिए अगर हमारा इतना बड़ा इतना ताकतवर सैटेलाइट होता तो आज की डेट में भी कॉमन सेंस के बारे में अगर आप लोग बात करो, जीपीएस हम लोग कम से कम यूज नहीं कर रहे होते, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे हमारी कंट्री का IRNSS है, ऐसे ही यूएसए का जीपीएस है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो था मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है मुझे एक तरीके से ये क्वेश्चन जब भी आता है IRNSS के बारे में, तो मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली आप लोग जैसे यूज करते हैं ये जीपीएस वगैरह, क्या इंडिया के पास भी अपना कोई जीपीएस है? तो हमारा जीपीएस अगर आप लोग बात करें तो उसको बोलते हैं IRNSS। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन जो सैटेलाइट सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये जो आप लोगों को आंसर इसका देखने को मिलेगा, ये बेसिकली यहाँ पर ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें, वैसे इसके आंसर के बारे में बात करूँ तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये एक तरीका इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बात करें 3 जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट में क्या बोला गया यहाँ पर बोला गया 3 जियो स्टेशनरी और यहाँ पर 4 जियो सिंक्रोनस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगा। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है, अगर ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो चलिए ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, आप लोग इसका एक्सप्लेन करो। वैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर फिर भी आप लोग कंफ्यूजन रहा तो इसके बारे में बताया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोग गलत देखने को मिलेगी। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। सारी चीजें जो है मैक्सिमम यहाँ पर इसके बारे में मेंशन की गई है, क्योंकि जो इसका एरिया है ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर 5500 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, ये बिल्कुल गलत आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका जो एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा ये 1500 किलोमीटर के बियॉन्ड आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री का एक सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पूरा आर्टिकल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के साथ में आप लोग इसको याद रखते हैं, कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये बात करेगा यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के अंदर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट साहब जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला जो फेलोशिप अवार्ड है यहाँ पर, ललित जो कला अकेडमी फेलोशिप अवार्ड ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, तो ये खासकर अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर भी अर्ज किया है एक तरीके से स्कूल्स और पेरेंट्स को और बच्चों को एनकरेज करें कि अलग अलग एरिया में जाकर वो काम करने स्टार्ट करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में जो लोकल ट्रेडिशन है उनको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो अवार्ड है इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जो संगीत जो यहाँ पर बात करें संगीत नाटक अकेडमी और संगीत नाटक अवार्ड ये जो है 2018 के दिए गए, और अगर बात करें फेलोशिप एंड नेशनल अवार्ड ऑफ ललित कला अकेडमी ये 2021 के दिए गए, यानी कि अलग अलग टाइम के दिए गए। पर लेकिन देखो सिचुएशन ऐसी रहती है, कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, तो दोनों की सेरेमनी जो है ये एक जगह इनकी बेसिकली मर्ज कर दी गई है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी में कुछ नाम यहाँ पर दिए गए, जैसे मधुब मुगदल हो गया हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी वोकल हो गया यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर मलादी सुरी बाबू, ठीक है, इनको कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, मणि प्रसाद हिंदुस्तानी में। ठीक है, इसी के साथ में एस करीम एस बाबू यहाँ पर कर्नाटक इंस्ट्रूमेंटल। तो इसी के साथ में यहाँ पर बात करें नागा जो स्वर्णम है यहाँ पर, इनको ज्वाइंट अवार्ड दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और नेशनल अवार्ड ऑफ ललित कला अकेडमी में जो है यहाँ पर इनका नाम है आनंद नारायण दाबली। ठीक है, तो इसी के साथ में भोला कुमार, नेक्स्ट दावेश उपाध्याय। तो ये भी कुछ नाम है जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ऐसा नहीं है रटना नहीं है, हल्का हल्का सा एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में दिग्विजय जी, इसी के साथ में यहाँ पर गणेशम खाहा। ठीक है, तो हालांकि जो नाम है हल्का हल्का सा पढ़ लेना, अगर कई बार देखें नॉर्मली नाम तो ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि कई सारे लोग हो जाते हैं, पर कई बार अवार्ड के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जा रही है ललित कला अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ द फाइन आर्ट इसको बोलते हैं। ये 1954 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ताकि हमारी कंट्री में जो भी इंडियन जो फाइन आर्ट है उसके बारे में हम लोग बेसिकली ध्यान रख सकें। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बाकी भुवनेश्वर, चेन्नई, इसी के साथ में दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में भी इसके आप लोगों को एक छोटे छोटे नहीं एक सेंटर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। अवार्ड जो है ओनर दिए जाते हैं यहाँ पर एक तरीके से, जो कि ललित कला अकेडमी फेलोशिप आप लोग बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो ललित कला अकेडमी फेलोशिप जो है यहाँ पर प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है आर्ट के फील्ड में हमारी कंट्री में, जो कि इमिनेंट जो पर्सनैलिटी के तौर पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एमिनेंट आर्टिस्ट या आर्ट हिस्टोरियन जो है वो ऑनर किए जाते हैं एवरी ईयर यहाँ पर इस पर्टिकुलर अवार्ड से। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि याद आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी जो है यहाँ पर ये इंडिया का नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक एंड डांस है, वो कला के लिए यहाँ पर ये म्यूजिक एंड डांस के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट नेशनल अवार्ड जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये 1952 में यहाँ पर बेसिकली क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में किस तरीके से चीजें हैं म्यूजिक की, ड्रामा, आर्ट की, उसको प्रमोट करने का ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्स आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को समझना है। और कहीं ना कहीं हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके चलते फोकस किया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों के बारे में बातें की जा सके जिनके बारे में हिस्ट्री में आप लोग काफी कम बातें देखने को मिलेगी। तो एनकरेज किया जा रहा है उसके लिए भी। तो विजुअल परफॉर्मेंस, आर्ट वगैरह इन सब चीजों के लिए, देशभक्ति की चीजों के बारे में, इसको पॉलिटिकल वेपन के तरीके से यूज किया गया था अंग्रेजों के टाइम पर हमारी कंट्री में देशभक्ति को। तो उसको कैसे लेकर चलना है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी की सुब्रमण्यम भारती या फिर काजी नजरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके गाने आप लोगों ने, इनकी सॉन्ग्स, इनकी पोएट, इनकी लिखावट के बारे में पढ़ा होगा कि ये जान फूंक देते थे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके अंदर में। तो उसको भी पब्लिक में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है उसके बारे में जान सके, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बताइएगा जरूर। बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किए, एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर होना चाहिए। 2 डे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इसी के साथ में फोर्टिफाइड राइस के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, और भी कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई जो कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, ये अर्थ जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की, इसके चलते हम लोगों ने यूपीएससी क्वेश्चन भी देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर यमन के बारे में जो दिक्कत है वो सारी चीजें समझी जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और एक क्वेश्चन भी देखा ऑपरेशन राहत के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर बातें की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की, ये बेसिकली किसके बारे में, गवर्नमेंट की जो स्कीम है यहाँ पर, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अवसर। तो अवसर के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया काफी अच्छे से, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक और आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड, और ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर जानी, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इनके बारे में। तो कोई भी दिक्कत होगी तो इसके बारे में, संगीत नाटक अकेडमी, सॉरी साहित्य अकेडमी नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ डिस्कशन था आज का। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और मॉर्निंग में तैयार रहना बिल्कुल अपना अच्छे से कलम और पेन लेकर। और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।